जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की ने रोकी भारत को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी। वापस लौटा मालवाहक विमान। एर्दोगान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान में जल संकट और सुरक्षा कारणों के चलते अब राजधानी तेहरान बदलने की तैयारी। सिर्फ बचा है 7 दिन का पानी। और राष्ट्रपति पेजेशकियान ने दी चेतावनी, लोग किसी भी वक्त तेहरान छोड़ने को तैयार रहे। जानेंगे कौन सा नया शहर बन सकता है ईरान की नई राजधानी और इसके पीछे क्या है रणनीति। और तीसरी खबर, पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 आर्टिकल्स में बदलाव। आर्मी चीफ असीम मुनीर को तीनों सेनाओं का मिला कमांड। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी सेना के हाथों में होगी। बताएंगे ये नया कानून पाकिस्तान की सियासत को कैसे बदल देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना को तुर्की के AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी में एक बार फिर बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। असल में हुआ ये कि तुर्की ने भारत के लिए जा रहे ट्रांसपोर्ट विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा वो विमान बीच रास्ते से ही वापस लौट आया और अब उसे दोबारा हैंगर में खड़ा कर दिया गया है। इससे भारतीय सेना को पहले से चल रही डिलीवरी में और ज्यादा देरी झेलनी पड़ रही है। एक प्लेन स्पोर्टर अकाउंट के मुताबिक 30 अक्टूबर को भारी मालवाहक विमान AN-124 जर्मनी के लिपजिग एयरबेस से उड़ान भरकर अमेरिका के एरिजोना राज्य के मेसा गेटवे एयरपोर्ट पहुंचा। यहां इस विमान में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर लोड किया गया, जो खास तौर पर भारतीय सेना के रंगों में रंगे हुए थे। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे इन हेलीकॉप्टरों को AN-124 पर लादा गया था। इसके बाद 1 नवंबर को यह विमान अमेरिका से उड़कर इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट पर उतरा और वहां करीब 8 दिन तक रुका रहा। लेकिन 8 नवंबर को भारत के लिए आगे उड़ान भरने की बजाय ये विमान वापस अमेरिका के उसी मेसा गेटवे एयरपोर्ट लौट गया। वहां पहुंचकर हेलीकॉप्टरों को उतार लिया गया और उन्हें F-250 ट्रकों के जरिए एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि बोइंग कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये सब लॉजिस्टिक यानी तकनीकी और रास्ते से जुड़ी परेशानियों की वजह से हुआ। लेकिन एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि असल वजह ये थी कि तुर्की ने इस मालवाहक विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की मंजूरी नहीं दी। जब इस सूत्र से पूछा गया कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा यह फैसला भारत और तुर्की के बीच मौजूदा तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से लिया गया। दरअसल मई 2025 में हुए 4 दिन के युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, जिसके बाद भारत तुर्की संबंध बेहद खराब हो गए। तुर्की ने न केवल सिर्फ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की, बल्कि इस्लामाबाद को दर्जनों ड्रोन और सैन्य मदद भी भेजी। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से काफी करीबी रहे हैं। तुर्की राजनयिक के तौर पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कई बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाते रहे और उसे शांति के लिए खतरा बताया है। भारत ने इसे हमेशा अपने आंतरिक मामलों में दखल माना है, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का पाकिस्तान के साथ खुला गठबंधन भारत तुर्की संबंधों में बची खुची गर्माहट को भी पूरी तरह खत्म कर गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जल संकट और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ईरान अपनी राजधानी बदलने की तैयारी में है। दिसंबर में इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इसके संकेत दिए हैं। वर्तमान में तेहरान ईरान की राजधानी है। 1796 में आगा मोहम्मद खान काजार ने तेहरान को राजधानी बनाया था। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक तेहरान में अब सिर्फ 7 दिन का पानी बचा है। अगर इन 7 दिनों में बरसात नहीं होती है तो तेहरान को पानी बाहर से मंगवाना पड़ सकता है। वहीं पानी संकट के बीच ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि लोग बाहर निकलने की तैयारी कर लें, कभी भी तेहरान छोड़ना पड़ सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तेहरान सबसे पुराना और विकसित शहर माना जाता है। यहीं पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी रहते हैं। हालांकि जल संकट ने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। ईरान में मकरान प्रांत में राजधानी बनाने की चर्चा तेज है। ये पाकिस्तान के पड़ोस में स्थित है। मकरान की सीमा भी पाक से लगती है।
यहीं पर ईरान का चाबहार पोर्ट है। ईरान के इस प्रांत में खूब पानी है। तेहरान के मुकाबले मकरान प्रांत सुरक्षित भी है। मकरान पर इजराइल आसानी से हमला नहीं कर सकता है। ये तेहरान से 1000 किमी दूरी पर है। यहां आते आते इजराइल के फाइटर जेट बर्बाद हो जाएंगे। अल मॉनिटर के मुताबिक पानी की कमी की वजह से तेहरान में नल सूखने लगे हैं। ईरान के 2 बड़े शहरों में पानी संकट सबसे ज्यादा है। ये शहर है मशहद और तेहरान। तेहरान का आखिरी जलशय भी लगभग सूखने की कगार पर है। 3 नवंबर को जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई उसमें कहा गया है कि अब इस जलाशय में 10 दिन का पानी ही बचा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का कहना है कि पिछली सरकारों की नीतियां, जलवायु परिवर्तन और ज्यादा इस्तेमाल के कारण ईरान को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पास किया है जिससे आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की ताकत और बढ़ जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां घट जाएंगी। इसे 27वां संवैधानिक संशोधन कहा जा रहा है, जिसमें देश के संविधान के 48 आर्टिकल्स में बदलाव किया गया है। ये बिल नेशनल असेंबली में 234 वोटों से पास हुआ, जबकि सिर्फ 4 सांसदों ने विरोध किया। इससे पहले सीनेट भी इसे मंजूरी दे चुकी थी। अब सिर्फ राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साइन होने बाकी हैं, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। इस कानून के बाद जनरल असीम मुनीर को तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बना दिया जाएगा। ये पद 27 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अब उनके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमांड भी होगी। इतना ही नहीं, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो अपने पद पर बने रह सकेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी, यानी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जा सकेगा। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ हमला बताया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो गुस्से में बिल की कॉपियां तक फाड़ दी। इस सत्र में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ भी मौजूद थे। दोस्तों, पाकिस्तान में नए संविधान संशोधन के बाद अब देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल सेना के हाथ में चला गया है। इसके लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड NSC नाम का नया ढांचा बनाया गया है, जो पहले प्रधानमंत्री के अधीन था। अब इसका प्रमुख सेना का अफसर होगा, जिसकी सिफारिश आर्मी चीफ करेंगे। यानी अब न्यूक्लियर हथियारों पर पूरी पकड़ सेना की होगी। इस बिल के 10 अहम बदलाव हैं, जैसे आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ स्टाफ फोर्सेज भी होंगे। फील्ड मार्शल की रैंक आजीवन रहेगी। फील्ड मार्शल को राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलेगी। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अपनी अवधि पूरी करेंगे। नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा। अदालतों को सुओ मोटो यानी खुद से कार्रवाई का हक मिलेगा। कानूनी नियुक्तियों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका होगी। राष्ट्रपति को कार्यकाल के बाद कुछ सीमाएं होंगी। हाई कोर्ट जजों के तबादले न्यायिक आयोग करेगा। विवाद होने पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब संविधान से जुड़े केस सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी, जिसके बाद जज सरकार चुनेगी। यानी अब सरकार और सेना पर सुप्रीम कोर्ट की पकड़ कमजोर और सेना की ताकत और बढ़ गई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।